मावा। उस बोझल आवाज़ पर मावा का दिल तड़प सा गया था। कहाँ से शुरू करूं? वो खूबसूरत शाम जब तुम मेरे पास आकर बैठी थी मुझे समझाने, सहारा देने, या उस शाम से स्टार्ट करूं जब तुमने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट किया था बात अधूरी छोड़ के? वो हल्का सा मुस्कुराया था शायद। तुम्हारा हर एहसास मेरे लिए हमेशा खूबसूरत रहा है, बिल्कुल अनोखा, मुख्तलिफ, मुनफरिद। तभी तुमसे मोहब्बत हो गई थी मुझे, लेकिन मैं उस मोहब्बत को शायद निभा ना पाया। मुझे जब ये एहसास होने लगा कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती मावा, मैं सिर्फ एक रास्ता था, अब्रम से बदला लेने का रास्ता। मावा, क्या कसूर था मेरा? मैं तो गुनहगार नहीं था ना, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? उसकी आवाज़ भर्रा गई। मावा ने गहरा सांस लिया था अंदर के हब्स को बाहर निकालने के लिए। मावा, मैं बहक गया था, तुमसे बदला लेने के लिए मैं बहक गया था। मैं बहकना नहीं चाहता था कभी। तुम्हारे अलावा मुझे किसी और के जिस्म की ख्वाहिश कभी थी ही नहीं, लेकिन बेवफाई का मुर्तकिब हो गया, जना कर बैठा। लेकिन मावा, मैं कसम खाता हूँ, मैं तुमसे बदजन ज़रूर हुआ था, लेकिन मुझे कभी किसी दूसरी औरत के वजूद में सुकून की तलाश कभी नहीं रही थी मावा, कभी नहीं। मैं मावा, मुझे याद नहीं है वो सब कैसे हुआ, कब हुआ। मैं होश में था ही नहीं, मैं नशे में था मावा। खामोशी छाई थी थोड़ी देर के लिए। मावा, मैं तुम्हारा गुनहगार बन बैठा, मुझे माफ़ कर दो मावा। मैंने कभी तुम्हें नोचने का नहीं सोचा। तुम बीवी हो मेरी, कैसे नोच सकता हूँ मैं तुम्हारे वजूद को अपनी हवस के लिए? कैसे मावा? मुझे माफ़ कर दो प्लीज़ मावा, मुझे माफ़ कर दो। वो फिर से रुका था, जबकि मावा ने अब के हिचकी ली थी। मैं तुम्हें तलाक नहीं दे सकता मावा, कभी नहीं दे सकता। ये मेरे बस में नहीं है कि मैं अपने ही वजूद से तुम्हें अलग कर दूं। कैसे अलग कर दूं? मोहब्बत की है तुमसे, निकाह किया है तुमसे, फिर कैसे मावा? नहीं अलग कर सकता। मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ मावा, तुम्हें देखने की ख्वाहिश है, बेहद ख्वाहिश है मावा। तभी जा रहा हूँ यहाँ से, और अब जब सामना हो हमारा तो यही चाहूँगा कि मैं अपनी आंखों से तुम्हें देखूं, मुकम्मल देखूं तुम्हें। इंतज़ार करोगी ना मेरा? मावा का दिल साकित हो गया था जैसे। इंतज़ार करोगी मावा? अल्फाज उसके जहन में गुडमुड हो रहे थे। मावा, वो फिर से मुतवज्जो हुई। जाने से पहले अपने हिस्से की सारी प्रॉपर्टी मैं तुम्हारे नाम करके जा रहा हूँ कि अगर मुझे कुछ हुआ, मैं ना आ पाया, मेरी ज़िंदगी अगर इतनी ही हुई तो तुम कभी बेआसरा ना रहो। मेरा घर, मेरा ऑफिस, मेरी सारी प्रॉपर्टी सब तुम्हारे हैं। और मावा, मैं हमेशा से खुद भी तुम्हारा रहा हूँ। अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम मुझे माफ़ कर चुकी हो, अगर कभी लगे कि तुम मेरी मोहब्बत को समझने लगी हो, मुझे महसूस करने लगी हो मावा, अगर कभी लगे हम अब भी एक दूसरे के महरम हैं, तो मावा प्लीज़ बता देना मुझे। मैं मुंतज़िर रहूँगा। मेरी रात 3 बजे की फ़्लाइट है। कहाँ, नहीं बता सकता, लेकिन मावा मैं मुंतज़िर रहूँगा, और तुम भी मेरी मुंतज़िर रहना प्लीज़। अब मुकम्मल खामोशी थी, सकूत था, लेकिन मावा के अंदर एक शोर बरपा था। उसकी भीगी आंखों में कुर्ब की किरचियाँ थीं। मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया अहरम, भीगी आवाज़ में कहती उसने अपना चेहरा हाथ की पोंछ से साफ किया और फिर फूट फूट कर रो दी थी। मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया अहरम। वो फिर नंबर मिलाने लगी, लेकिन कॉल नहीं जा रही थी, नंबर स्विच्ड ऑफ था। घड़ी पर नज़र पड़ी तो 4 बज रहे थे। उसने देर कर दी थी, अहरम नहीं था अब। तो किसको मालूम है कि अहरम कहाँ गया है? वो तकरीबन धाड़ा था, जबकि वहाँ मौजूद ऑफिस वर्कर्स नज़रें झुका गए। अहरम को जो सही लगा होगा उसने वही किया है अब्रम, सो काम डाउन। अबरक के कहने के अबरक ने कहने की कोशिश की थी, जिस पर अब्रम ने उसे घूरियों से इस्तकबाल दिया था। मेरा भाई है वो, उसकी फिक्र मुझे सबसे ज़्यादा है, और वो जो गया है ना अकेला, तो बता दूं, वो देख नहीं सकता, उसके साथ कोई भी हादसा पेश आ सकता है। सोचा है ये कभी तुमने? अबरक लब भींच गया, जबकि अब्रम बाकी सबको देखने लगा। असफर कहाँ है? सर वो तो नहीं आई। इस जवाब ने मजीद उसके गुस्से को हवा दी थी। ढूंढो जाकर असफर को, इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करो, कहाँ है अहरम, कहाँ गया, कौन सी फ्लाइट से गया है, पता करो सब, राइट नाउ। वो चिल्लाया था। ओके सर। वो सब बाहर निकले थे, जबकि अबरक खड़ा अब्रम को घूर रहा था। जब अब्रम की नज़र उस पर पड़ी, व्हाट? सोच रहा हूँ कि वक्त पर इतनी केयर दिखाई होती ना, मावा को तंग करने की बजाय उसे अहरम के साथ सुकून से रहने देते, तो आज अहरम भी यहीं होता।
तुम्हारे पास, और मावा भी अहरम से बदगुमान होकर बर्बाद ना होती। अबरक ने उसे आईना दिखाया था, जबकि अबरम की आंखों में सुर्खी आई थी। शट अप एंड गेट आउट, वो फिर से चिल्लाया था, जबकि अबरक तासुफ से सर हिलाता बाहर निकल गया था। अपनी कनपटी सहलाता अबरम अपने भाई के बारे में सोच रहा था। अब उसकी गुमशुदगी अबरम के औसान खता कर रही थी। कॉफ़ी? सुमेरा की आवाज़ पर वो चौंकी थी और फिर हल्का सा मुस्कुराकर उसने मग उनके हाथ से ले लिया। क्या सोच रही हो यहाँ अकेले बैठकर? बहुत थक गई हूँ। सुमेरा ने हंकारा भरा था और फिर उसे देखने लगी। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि तुम फिर से नॉर्मल होने लगी हो। लेकिन ये थकन तो रूह का हिस्सा बन चुकी है आपी, जो कभी नहीं उतरेगी। कभी कभी सोचती हूँ कि कोई मुझ जैसा बदनसीब भी होगा। उसका लहजा और आवाज़ दोनों थकन ज़दा थे। सुमेरा गौर से उसका चेहरा देखने लगी। अहरम को सोच रही हो? क्या उसे माफ़ कर पाओगी? मावा इस्तहज़ाइया हंसी थी। माफ़? आप ही माफ़ी मांगने के काबिल तो मैं हूँ। वो तो होशो हवास में था ही कब जो मेरा मुजरिम बन बैठा। और मैं तो मुकम्मल होशो हवास में होकर उसे इस्तेमाल करने लगी थी। उसकी मोहब्बत, उसकी फीलिंग्स को ज़रिया बनाया था मैंने। अहरम ठीक कहता है कि मैंने उसे रास्ता बनाया, अबरम से बदला लेने का रास्ता। वो अब खामोशी से घूंट घूंट कॉफ़ी पीने लगी। लेकिन उसने फिर भी मुझे तलाक नहीं दी। मुझे तलाक देने का सोचा नहीं उसने। मेरे सारे झूठ जानकर भी मेरे सारे झूठ जानकर भी वो मुझे खुद से बांधे हुए है। मेरे माथे पर बदकिरदारी का कलंक लगा के मुझे रुस्वा नहीं कर रहा। और वो कुछ देर रुकी थी। लोग कहते हैं कि औरत को समझना मुश्किल है। मुझे तो लगता है कि मर्द मुकम्मल नाकाबिले फ़हम है। कहते कहते वो एकदम अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थी। अजीब बेचैनी थी उसके वजूद में, जो सुमेरा को भी महसूस हुई थी। मावा, क्या हुआ बेटा? अली अली के पास जाना है अभी। वो बौखला कर कहती इधर उधर देखती दरवाजे की तरफ जाने लगी, जबकि सुमेरा भी उसके पीछे तेज़ी से आई थी कि मावा की दिमागी हालत अभी भी इतनी नॉर्मल नहीं हुई थी कि उसे यूं अकेले जाने दिया जाए। बिखरा बिखरा सा एहसास था जो उसके वजूद में पल रहा था। बेचैनी थी जो उस जिस्म को छलनी कर रही थी। नम आंखों से विंड स्क्रीन को देखता उसने गाड़ी का रुख कब्रिस्तान की तरफ मोड़ा था। जूं जूं गाड़ी आगे बढ़ रही थी, उसे अपना दिल, अपनी धड़कनें, अपना वजूद भारी होता महसूस हो रहा था। आंसू आंखों से रवां थे। रो रहा था वो। पापा, आई लव यू पापा। उसके कानों में मासूम सी आवाज़ें आई थी। वो हिचकियों से रो पड़ा। आज तन्हा सा था वो। ना अहरम, ना अली, ना मावा। वो तन्हा था आज, मुकम्मल तन्हा। गाड़ी झटके से रुकी थी। वो कुछ देर वहीं बैठा रहा। सामने का मंजर धुंधलाया हुआ सा था। धड़कने, धड़कते दिल, कांपते हाथों से अपने आंसू साफ करता वो नीचे उतरा था। दिल डूब सा गया था। कुछ कदमों के फासले पर ही तो उसका बेटा मनो मट्टी तले सो रहा था। वो मजबूत मर्द लड़खड़ाया था, लेकिन फिर खुद को संभालता आगे कदम बढ़ाने लगा। पापा, आई मिस यू। चलते चलते फिर रो पड़ा था वो। और फिर धुंधली सी आंखों ने सामने का मंजर देखा था। वो मावा ही थी जो अली के सिरहाने बैठी हुई थी। धड़कने पल भर को थम कर फिर से चलने लगी। लब भींचे वो मावा की पुश्त देखता आगे बढ़ रहा था। और फिर वो करीब जाकर रुका। बंद आंखें खोलकर उसने अपना नाम सुना था। वो जानती थी कौन है। तभी बिना मुड़े वो बैठी रही। मावा, अब के आवाज़ भर्राई हुई थी। और फिर वो घुटनों के बल मावा के पीछे ही गिरा था। वो रो रहा था, हिचकियां लेता रो रहा था। मावा, उसके वजूद में फिर कोई हरकत नहीं हुई। मत करो ऐसे, मैं नहीं सह पा रहा मावा, मैं नहीं सह पा रहा। तुम्हारी खामोशी मौत है मेरे लिए। मत करो ऐसे प्लीज़। वो रोते हुए कह रहा था। बहुत दर्द है मावा, मेरे वजूद में बहुत दर्द है, बहुत गम है। वो कह रहा था और मावा भी बेआवाज़ आंसू बहाई जा रही थी। मैं अपने नसीब का कातिल हूँ मावा, मैं तुम्हारा कातिल हूँ। मत करो ऐसे प्लीज़, मत करो। बहुत दर्द हो रहा है, मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ। वो बिना अबरम को देखे अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। अबरम उसे ही भीगी आंखों से देख रहा था। और फिर वो जा रही थी। मावा, वो तकरीबन चिल्लाया था।
अजीब कुर्ब था उसके चिल्लाने में कि मावा के उठते कदम रुके थे। वो अब अब्रम को ही देख रही थी, आंखें बेतासुर और सपाट थीं, जबकि अब्रम की आंखों में इल्तजा थी, फरियाद थी। मावा, मैं झुक गया मावा, तो मुझे झुकाना चाहती थी ना, देखो झुक गया मैं। वो कहता उसके कदमों में गिरा था, तुम्हारे कदमों की धूल बन गया, मैं झुक गया हूँ मावा। जबकि मावा धुंधलाई आंखों से अपने सामने झुके अब्रम को देख रही थी। मैं बिखर गया हूँ, तन्हा, अकेला, खाली कशकोल लिए तुम्हारे सामने झुक चुका हूँ। भर दो मेरी झोली प्लीज। मेरा बेटा मर गया अब्रम, मेरा बेटा मर गया। टूटे अल्फाज उसकी जुबान से अदा हुए थे। वो रोने लगी थी। तुम जो आज खाली कशकोल हो, अपनी वजह से हो अब्रम, अपनी वजह से तुम तन्हा रह गए हो। और मैं मेरा बेटा नहीं रहा, मैं मर चुकी हूँ, मर गई हूँ, क्योंकि मेरा बेटा मर गया है। लंबी हिचकी लेती वो हकलाई थी, जैसे सीने का सारा गम एक जुमले में अदा कर देना चाह रही हो। बेटा तो मेरा भी मरा है। अगर तुम माँ थी तो बाप था मैं उसका मावा। तुम अगर माँ नहीं रही तो मैं भी बाप नहीं रहा। वो रोते हुए उस मट्टी के ढेर को देखने लगा। यहाँ अपने हाथों से अपने बच्चे को सुलाया है मैंने, सफ़ेद चादर में लपेट कर मैंने सुलाया। और फिर मावा, पता है क्या हुआ? वो ऐसे सोया कि मैं पुकारता रहा, अली उठो बेटा उठो, डैड्स प्रिंस वेक अप। और वो उठा ही नहीं। यहाँ वो अपने हाथों से इर्द गिर्द की मट्टी को छूने लगा। यहाँ लगा है मुझे, मेरा वजूद इस मट्टी के साथ खाक होता गया। मैं खाक हो गया मावा, बस कर दो प्लीज़, बस कर दो। नहीं सुनना मुझे, मुझ में हिम्मत नहीं है सुनने की, बस कर दो। मावा रोते हुए हिचकियों के बीच बोली थी, मुझ में भी और सकत नहीं, मैं नहीं सुनती, बस। वो चीख पड़ी थी और जैसे फिर उसे दौरा पड़ा था। गहरे सांस लेती वो वहीं गिरी थी। मावा, अब्रम ने उसके करीब आना चाहा, मगर मावा ने हाथ उठाकर उसे करीब आने से रोका था। बस कर दो अब्रम, बस कर दो, थके थके अंदाज में कहती वो अपने सांस बहाल करने लगी। अब्रम खामोशी से उसे देख रहा था, जिसका दुपट्टा सर से ढलक चुका था। उसके छोटे बाल उसके चेहरे के अतराफ को ढलकने लगे, जबकि मावा अपने हाथों को देखने लगी। इन इन हाथों में लेकर उसे बचाया था, सबसे बचाया था, ऐसे सीने से लगाया था। वो अपने दोनों हाथों को अपने सीने पर बांधते हुए कह रही थी, अपनी सांस दी थी मैंने उसे, अपनी ममता की गरमाइश से उसे बेटा कहा था मैंने, अपनी आगोश की हरारत से उसे परवान चढ़ाया था। और फिर वो इन हाथों से फिसलता चला गया। वहाँ आज वो अपने दुख बयान कर रही थी अब्रम के सामने। वो रो पड़ा, तुम क्यों आए अब्रम, क्यों आए वहाँ, क्यों मिले अली से? तुम ना मिलते उससे, ना आते वहाँ, तो आज मेरा बेटा जिंदा होता, मेरा अली। वो चीखी थी, सब खत्म कर दिया तुमने, सब खत्म कर दिया। अपनी मुट्ठियों में मट्टी भर भर के वो अब्रम पर फेंकने लगी। मेरे जख्मों से खून रिसने लगा है, नासूर बनते जा रहे हैं, दिल से गम नहीं जा रहा। काश तुम ना आते वहाँ, तुम क्यों आए थे? तुम्हारी वजह से चला गया मेरा अली, तुम्हारी वजह से चला गया अली, भेड़िए खा गए उसे। वो रो रही थी, जबकि अहरम उसे देख कर रो रहा था। आज उस कब्रिस्तान में अपने बेटे के सिरहाने बैठी एक माँ रो रही थी, एक बाप रो रहा था। उस फिजा में अजीब सी सोगवारियत थी। वो माँ बाप रो रहे थे अपने बच्चे के लिए। वक्त अपनी चाल चल रहा था। 8 महीने गुजर चुके थे। अब मावा को भी थोड़ा सब्र आने लगा था। अहरम की अभी तक कोई खबर नहीं थी, न कभी मावा ने जानने की कोशिश की कब वो किस हाल में है। सुना है अहरम आ रहा है पाकिस्तान। वो जो आसमान पर चलते बादलों को देख रही थी, चौंक कर तल्लाल को देखने लगी और फिर बिना कोई जवाब दिए नजरें फेर कर वो फिर से बादलों का पीछा करने लगी, जबकि तल्लाल संजीदगी से उसके स्पाट चेहरे को देख रहा था। अगर तुम अहरम को माफ़ करना चाहो तो अपने दिल की सुनो मावा, वरना पछतावे भरी जिंदगी रोग बन जाती है। तलाल नरमी से उसे समझा रहा था, जबकि वो लब काटती सामने दरख्त पर चहचहाते परिंदों को देख रही थी। माफ़ कर देना बहुत आसान होता है तलाल, लेकिन भूल जाना बहुत मुश्किल। मैंने अहरम को माफ़ कर भी दिया हो, लेकिन वो लम्हा मैं कभी नहीं भूल सकती। झूठ तो तुमने भी बोले हैं मावा, इस्तेमाल तो तुमने भी उसे किया है। तलाल का लहजा जताता हुआ सा था। मावा ने एक शाकी नज़र अपने मोहसिन पर डाली थी। जना नहीं किया मैंने,
मैं भी अक्सर यही सोचता था मावा कि मेरी मर्जी के बिना मेरी शादी करवा दी गई। ईशाल मेरी पसंद नहीं है तो मैं क्यों उसके साथ बहुत अच्छा रहूं। लेकिन अब मलाल रहने लगा है, पछतावे डसते हैं मुझे, जिंदगी भर का रोग बन गया है। काश कभी मैं अच्छा हस्बैंड बनकर ईशाल से वैसी ही मोहब्बत करता जिस तरह की मोहब्बत वो चाहती थी मुझसे। मावा बस इतना कहूँगा कि किसी को माफ़ करना हो ना तो दिल से माफ़ करो, अपने अमल से उसे महसूस कराओ कि तुम उसे माफ़ कर चुकी हो, वरना ये खाली अल्फाज एक दिन अपनी अहमियत खो देते हैं, फिर हाथ कुछ नहीं रहता। तलाल बोझल लहजे में अपनी बात करता उसे देख रहा था अब, जबकि वो अपनी सोचों में उलझी अपने लब काट रही थी। आज अपुन का दिल अपने गुनाह का इतराफ़ करने को चाह रहा है प्रोफेसर साहब। अजीब अफसुर्दगी उसके ज़हन में फैली हुई थी, उसके वजूद में फैली थी। उसकी गंदुमी रंगत पर जैसे सांवलापन ठहर सा गया था। कहिए शीन, मैं सुन रहा हूँ, प्रोफेसर जाकिर नरमी से बोले थे। शीन अफसुर्दा आंखों से उन्हें देखने लगी। किसी पे बदकिरदारी का इल्ज़ाम कैसा होता है प्रोफेसर साहब? प्रोफेसर जाकिर अचंभे से उसे देखने लगे। आप पर लगा है? शीन आंखों में नमी लिए सर नफ़ी में हिलाने लगी। अपुन ने बहुत गुनाह किए हैं साहब, बहुत बड़े बड़े गुनाह। आपकी बातें सुनकर अपुन को खुद से शर्मिंदगी हो रही है साहब, अपुन को खुद से नफरत हो रही है। अपुन मावा की गुनाहगार है साहब, अपुन। प्रोफेसर साहब, अपुन। वो रुक कर अपने खुश्क होते लबों पर जुबान फेरने लगी। उसके शोहर के सामने अपुन ने मावा को बदकिरदार कहा और कहा कि मावा हर मर्द के बिस्तर। प्रोफेसर जाकिर की आंखों में हैरत देखकर उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। दिल तेजी से धड़कने लगा। यही धचका था कि अब प्रोफेसर निकाल देगा उसे यहाँ से, जबकि अब उनकी आंखों में हैरत की जगह अफसोस था। आपने एक नहीं दो गुनाह किए हैं। एक मासूम औरत पर बदकिरदारी का इल्ज़ाम लगाया, दूसरा मियाँ बीवी के बीच दरार डाला आपने। शीन की नज़रें शर्मिंदगी से झुक गई थी, ऐसे जैसे अब उसमें हिम्मत नहीं रही थी प्रोफेसर जाकिर से सर उठाकर बात करने की। जानती हैं आप, एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर कितना हक है? कसास जानती हैं आप? आँख, कान, ज़ुबान सबका कसास होता है। जान के बदले जान, खून के बदले खून का कसास होता है। वैसे ही तोहमत का भी कसास होता है। मियाँ बीवी के बीच बदगुमानी डालकर उनके रिश्ते को ख़त्म करने का गुनाह जानती हैं आप? शीन ने सिसकी ली थी। नफ़ी में सर हिलाती वो रो पड़ी। अपुन कुछ नहीं जानती, अपुन सज़ा के लायक है साहब, अपुन को सज़ा दो। अपुन बहुत बुरा कर गई मावा के साथ। अपुन ने इल्ज़ाम लगाया, तोहमत लगाया, बहतान लगाया, बदकिरदार कहा था अपुन ने उसे। उसकी बर्बादी में अपुन का हाथ है साहब। अपुन की सज़ा बताएं, कैसे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे हम, कैसे अपने रब के सामने झुके। वो रोते रोते हिचकियों के बीच कह रही थी, मावा से माफ़ी मांगो, अगर वो आपको माफ़ कर देती है, अगर मावा अपना हक हलाल करती है तो आपका रब भी आपको बख्श देगा। यही आपकी सज़ा है शीन, कि आप मावा के सामने जाकर अपने हर गुनाह का एतराफ़ कर लें। शीन भीगी आंखों से उन्हें देख रही थी, जबकि वो अब कोई किताब उठाकर पढ़ने लगे। ये अब उनकी सज़ा है? शीन हैरत से पूछ रही थी। प्रोफेसर जाकिर ने नज़र उठाकर उसे देखा। सज़ा तो आपकी एक बदकार के जितना है कि जब वो बदकारी करते पकड़ा जाए और उसे कोड़े मारे जाएं, वैसे ही आपकी भी सज़ा बनती है। लेकिन अगर आप मावा के सामने ये तराफ़े जुर्म करके माफ़ी मांग ले और वो आपको माफ़ कर दे तो बेशक अल्लाह बेहद मेहरबान बख्शने वाली ज़ात है। वो अपनी बात कहकर फिर से किताब पढ़ने लगे, जबकि शीन धड़कते दिल के साथ उन्हें देखती रही और फिर नज़रें झुकाकर लब काटती वहाँ से उठकर चली गई। कि सज़ा कोई भी हो, उसे अब अपनी सज़ा भुगतनी है। क्यों नहीं जाओगी ऑफिस? वो जो अहरम ने अपना सारा बिजनेस तुम्हारे पास रखा हुआ है, क्या वो अमानत नहीं है उसका? क्या खयानत करोगी तुम उसमें? अबरम लब भींचे उसे बातें सुना रहा था, जबकि मावा स्पाट नज़रों से उसे घूर रही थी। मुझे ऑफिस, इस बिजनेस, तुम लोगों से दूर रहना है, दूर रह लेना। फिलहाल अहरम के वापस आने तक उसका सब कुछ तुम संभालोगी मावा, और तुम बीवी हो उसकी, और उसकी सारी बिजनेस डील्स तुम्हारी वजह से डिले हो रही हैं। ये सही नहीं है बिल्कुल भी। एटलीस्ट उसके वापस आने तक तो ऑफिस में आ जाया करो ना प्लीज़। और फिर एक बड़ी जंग के बाद उसने ऑफिस आना शुरू कर दिया था। अभी भी वो अपनी मीटिंग अटेंड करके फिर से अपने ऑफिस रूम में आई थी। फाइल दूर टेबल पर उछाल कर उसने बाल समेटे थे, अपने बाल बखेरे थे
उफ! अपनी गर्दन सहलाती मावा अपना कोट भी उतार कर सोफे पर फेंक चुकी थी, जबकि उन दो आंखों ने बेहद दिलचस्पी से उसके हर अमल को देखा। कॉफ़ी, खुद से कहती वो इंटरकॉम तक जाने के लिए मुड़ी, जब उसकी नज़र सामने दीवार से टेक लगाकर खड़े अहरम पर पड़ी तो एक पल के लिए वो अपनी जगह पर ठिठक गई थी, जबकि अहरम सीने पर हाथ बांधे दीवार से टेक लगाए मुस्कुराती आंखों से उसे देख रहा था। अहरम उसके लब हिले थे। कैसी हो मावा? वो मावा से सवाल करता उसके करीब आ रहा था। 1 साल का अरसा गुजर चुका था और वो 1 साल बाद उसे देख रही थी। वो मुकम्मल बदल चुका था। उसकी शख्सियत पुरे एतमाद सी हो गई थी। आंखें ठीक हो जाने के बाद वो बेहद बदल गया था। वो जो एहसास कमतरी का शिकार हुआ करता था, अब वो पूरे एतमाद होकर वजी मर्द बन चुका था, जिसकी बोलती आंखों में देखते मावा को अपना दिल डूबता महसूस हुआ। वो महरम था उसका, लेकिन वो हर जाई भी तो था। वो महरम था उसका, लेकिन वो उसका भरम तोड़ चुका था, जिसे उसने हमेशा बेवफा का खिताब दिया। आज यूं अपने सामने देखकर वो जैसे शौक की कैफियत में थी, जबकि वो जेरे लब मुस्कुराता उसके करीब खड़ा उसी को देख रहा था। तो तुम हो मावा, आज अपनी आंखों से तुम्हें देख रहा हूँ, जिससे मैंने अपनी तारीकियों में बेपनाह मोहब्बत की, जो मेरी महरम बनी मेरी तारीकियों में। वो इस कदर खूबसूरत है। मावा को अपनी नज़रों के हिसार में लिए वो कह रहा था, जबकि मावा शौक से जैसे बाहर निकली थी और 2 कदम पीछे हुई थी। और तुम वही शख्स हो जिसे मैंने इन 12 महीनों में बेवफा का नाम दे दिया है, जो मेरा भरम तोड़कर मेरा हरजाई बन चुका है। वो स्पाट लहजे में कह रही थी, जबकि न जाने क्यों अहरम को उसके लहजे में शिकवे से महसूस हुए। तभी जेरे लब मुस्कुराया था। 2 कदम आगे बढ़ा था वो। मावा की आंखों में शिकवे पड़ चुका था शायद वो, जबकि इतने अरसे के बाद उसे सामने देखकर मावा को समझ नहीं आ रही थी कि वो कैसा रद्द-ए-अमल शो करे। वहीं रहो अहरम, मेरे करीब आने की ज़रूरत नहीं है। अहरम ने अबरू उचकाए। और अगर मैं पीछे ना हटूं तो? उसे नज़रों के हिसार में लिए अहरम कदम कदम उसकी तरफ बढ़ रहा था, जबकि मावा उसकी शख्सियत का एतमाद देखती बौखला कर पीछे हुई। अगर मैं तुम्हारे करीब आना चाहूँ तो? वो अब भी कह रहा था, जबकि जबकि मावा गूंग सी उसे देख रही थी, जो आंखों में मोहब्बत लिए उसकी तरफ आ रहा था और वो दीवार से जा लगी थी। अगर मावा, अगर मैं ये कह दूं मावा कि मैं तुम्हारी मोहब्बत का मुकम्मल असीर हो चुका हूँ तो? अगर ये कहूँ मावा कि इन दिनों, हफ्तों, महीनों में तुम्हें देखने की ख्वाहिश रही है तो? वो आंखें मूंदे अब सरगोशी कर रहा था। आई जस्ट वॉन्टेड टू सी यू विद माई नेकेड आइज मावी, वो फिर से सरगोशी करता हुआ बोला था। और फिर वो बिल्कुल अचानक गहरा सांस लेते खुद को उसके शहर से निकालने की कोशिश करते उसे धक्का दे चुकी थी। दूर रहो मुझसे। माफ़ करने का ये मतलब हरगिज़ नहीं अहरम नौफल शाह कि तुम मेरे करीब आने की कोशिश करो, वो चिल्लाई थी। उसकी सांसें धूकने की तरह चल रही थीं, जिसे नॉर्मल करने के लिए उसे फ़िलहाल मुश्किल अमर महसूस हो रहा था। जबकि अहरम हल्का सा मुस्कुराया था। लब भींचे वो टेबल तक गई, फाइल्स खींचकर उसकी तरफ फेंकी। ये रही तुम्हारी फाइल्स, तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारा ऑफिस। जा रही हूँ मैं, सुकून चाहिए मुझे। वो चीखती चिल्लाती अपना कोट उठाकर तनफन करती कमरे से बाहर निकली, लेकिन जितनी तेजी से वो कमरे से निकली थी, बाहर आकर उसे अपने वजूद में थकावट बढ़ती महसूस हुई। अपना सर थामे वो अपने वजूद पर उतरती यासियत को महसूस कर रही थी। "मावार यू ओके?" अबरम की परेशान आवाज़ पर धुंधलाई आंखों से उसने ऊपर देखा था। सब कुछ धुंधला धुंधला सा था और फिर अबरम ने उन आंखों में वहशत उतरते देखी। वो लड़खड़ाकर 2 कदम पीछे हुई थी, जैसे अपने सामने किसी देव को देख लिया हो। खौफजदा नज़रों से उसे देखती वो तेज़ी से वहाँ से भागी थी। मावा, अबरम भी उसके पीछे ही आया था, जबकि वो लिफ्ट में दाखिल होते हुए चीखी, "स्टॉप फॉलोइंग मी, छोड़ दो मेरा पीछा।" अबरम वहीं रुक गया था, परेशान नज़रों से बंद होते दरवाजे को देख रहा था। अबरम, भारी आवाज़ पर उसे अपनी हार्ट बीट एक लम्हे को बंद होती महसूस हुई थी। वो तेज़ी से पीछे मुड़ा था, जहाँ अहरम नम आंखें लिए खड़ा उसी को देख रहा था।